नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी जीएस की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री की क्लास में पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें अब तक दो टॉपिक हम लोग हो गए हैं। पहला था 18वीं सदी में जो नवीन स्वायत्त राज्य थे उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद दूसरे टॉपिक में हमने देखा जो यूरोपीय कंपनियां भारत आई थीं उनका क्रम देखा और किस तरीके से उन्होंने भारत में अपने व्यापारिक एकाधिकार को प्राप्त किया। अब थर्ड टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा अंग्रेज़ों की भारत विजय। ठीक, अब देखिए मुख्य रूप से जो भारत में कंपनियां आती हैं वो व्यापारिक उद्देश्य से आती हैं। जो यूरोपीय कंपनियां आई थी उनका उद्देश्य क्या था? व्यापारिक उद्देश्य से वो भारत में आती हैं। और इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली, इसके बाद डच के बाद ब्रिटिश कंपनी, फिर डेनिश और सबसे अंत में फ्रांसीसी भारत आते हैं। ठीक, और इसमें आप देखिए पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। प्रारंभ में आप देखेंगे तो सबसे पहले पुर्तगालियों का ब्रिटिश से संघर्ष होता है और संघर्ष का मात्र एक कारण क्या है? व्यापारिक प्रतिस्पर्धा। ठीक, उसके बाद डच व्यापारियों के साथ भी, हालांकि डच का कंसंट्रेशन भारत में बहुत कम है, बल्कि वो भारतीय उपमहाद्वीप में ज़्यादा व्यापार करते हैं। ठीक, और अगर आते भी हैं तो भारत के पूर्वी तट तक ही सीमित रहते हैं। जहाँ तक डेनिश की बात है तो आप जानते हैं कि 1745 ईस्वी के आसपास यह अपनी सारी फैक्ट्रियों को ब्रिटिश को बेच करके वापस चले जाते हैं। और सबसे लास्ट में जो आते हैं फ्रांसीसी। ठीक, पुर्तगालियों का ब्रिटिश से भी आप प्रारंभ में देखेंगे स्वाली वगैरह का युद्ध होता है। एक दो युद्ध की चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी। ठीक, और उसमें ब्रिटिश को ही है ना लीड मिलती है, विजय मिलती है। आगे चल कर के कुल मिला करके एक प्रकार का संघर्ष आपको देखने को मिलेगा जिसमें पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, जिसे हम लोग चतुर्भुजी संघर्ष का नाम देते हैं। इन पुर्तगालियों में, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों में जो संघर्ष है इसको इतिहास में चतुर्भुजी संघर्ष का नाम दिया जाता है। क्योंकि प्रारंभ में अगर आप देखेंगे तो ये कंपनियां आती हैं और एक कर के रूप में कर अदा करके जो भारतीय राजे राजवाड़े हैं उनके क्षेत्रों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करते हैं। और इसीलिए इनमें आपस में क्या होता है? एक कंपटीशन होता है, एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होती है जो आगे चल करके राजनीतिक संघर्ष में बदल जाता है। ठीक, इस चतुर्भुजी संघर्ष में जो विजय होती किसकी होती है? अंग्रेजों की होती है। अंग्रेजों की विजय का कारण यह भी है कि पुर्तगाली कंपनी देखिए गवर्नमेंट की कंपनी है। उसके बाद सारी अन्य चीज़ों के अलावा भी हमने आपको पहले भी चर्चा किया था कि पुर्तगाल के ऊपर जब स्पेन का अधिकार हो जाता है तो स्पेन का पूरा ध्यान अपना इधर न हो करके बल्कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में जो उपनिवेश उस पर हो जाता है। इसलिए पुर्तगालियों का भारत में वर्चस्व अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक, डच भी बहुत ज़्यादा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में युद्ध का जब बात आता है तो संघर्ष नहीं कर पाते, इसलिए हट जाते हैं। लास्ट में अंग्रेज़ों को जो चुनौती मिलती है ब्रिटिश को, वो फ्रांस से मिलती है। एक बात और, ब्रिटिश और अंग्रेज एक सेम शब्द है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे, है ना। ठीक, तो ब्रिटिश और फ्रांसीसी आप देखेंगे अगर इनकी बात की जाए तो ये दोनों यूरोप में भी एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी रहेंगे, हैं भी, है ना। यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आते हैं। पूरे विश्व में ये दोनों एक दूसरे क्या हैं? प्रतिस्पर्धी हैं, ब्रिटिश और फ्रांसीसी। और इसी कारण भारत में भी इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक संघर्ष देखने को मिलेगा। हालांकि इस संघर्ष में अंततः विजय अंग्रेजों की होती है, लेकिन इस संघर्ष को हम समझेंगे यानी कि ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में, है ना, जो संघर्ष है। तो सबसे पहला इस चतुर्भुजी संघर्ष में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और दो विदेशी कंपनियों ने, दोनों यूरोपीय कंपनियों के बीच का जो संघर्ष है वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनी के बीच का संघर्ष है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे, क्योंकि इसमें भी सफल ब्रिटेन ही होगा, ब्रिटिश ही होंगे, फिर यह धीरे धीरे भारतीय राजे राजवाड़ों को हराते हुए और 1857 तक लगभग पूरे भारत पर इनका अधिकार स्थापित हो जाएगा। तो एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आंग्ल और फ्रांसीसी संघर्ष को देखते हैं। तो देखिए फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में जो बढ़ती हुई व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता थी
अंदर चल के उसने राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लिया। और इस संघर्ष की अगर पृष्ठभूमि को हम देखें तो इसके लिए हमें यूरोप के इतिहास को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वहाँ पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन यह एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, वही प्रतिद्वंदिता यहाँ पर भी दिखाई देती है। इस संदर्भ में 20 वर्षों तक इनके बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें 3 युद्ध लड़े गए और वो तीनों युद्ध आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसे प्रथम कर्नाटक युद्ध, जिसे सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये 3 युद्ध हुए और तीनों के परिणाम स्वरूप संधियाँ भी हुई। उन संधियों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, युद्ध के कारणों के बारे में भी, जो तत्कालिक कारण थे वो भी पूछा जाता है, और किस युद्ध में फ्रांस का नेतृत्व किसने किया या फिर अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। इसी युद्ध को हम सेंट टोमे का युद्ध भी कहते हैं। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेंट टोमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध को कहा जाता है। और यदि ये पूछा जाए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया, तो इसमें कोई भी आप कंफ्यूज नहीं रखेंगे, अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया, ठीक। लेकिन कई बार ऑप्शन में अंग्रेज और फ्रांसीसी न दे करके यदि आपको ऐसा दिया है कर्नाटक और फ्रांस के बीच, तो यह भी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों की तरफ से कर्नाटक के ही अंग्रेज उस समय युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे 1746 ईस्वी के आसपास तक, ठीक। आइए देखते हैं इसका कारण क्या था। तो सबसे पहले कारण तो इसका यही है कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से ही यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन परस्पर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे और भारत में भी व्यापार को लेकर के इनके बीच की प्रतिद्वंदिता दिखाई पड़ती है, जो राजनीतिक संघर्ष का रूप लेती है। आगे देखेंगे जो तात्कालिक कारण है कि उस समय युद्ध शुरू क्यों हुआ, यानी कि प्रतिस्पर्धा होती है लेकिन युद्ध क्यों प्रारंभ हुआ। तो एक अंग्रेज अधिकारी है कैप्टन बार्नेट के द्वारा भारत में कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया गया, ठीक। परिणाम स्वरूप इसकी प्रतिक्रिया भी होगी और उस समय भारत ने फ्रांसीसियों की तरफ से जो कार्यभार संभाला था वो डुप्ले ने संभाला था। तो डुप्ले के द्वारा इसी घटना के प्रतिक्रिया में, जैसे अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा जब फ्रांसीसी जहाज़ पर कब्जा कर लिया गया, तो डुप्ले ने भी क्या किया कि जो कर्नाटक का पूर्वी बंदरगाह था मद्रास, जिस पर कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उन्होंने उनको किसको दे रखा था, मद्रास को अंग्रेज़ों को दे रखा था। तो जब अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाज़ पर कब्जा किया, तो डुप्ले ने उसी प्रतिक्रिया स्वरूप मद्रास पर कब्जा कर लिया, मद्रास पर चढ़ाई कर दी और अंग्रेज़ों को वहाँ से हटा करके मद्रास पर अपना अधिकार कर लिया। देखिए लिखा डुप्ले के द्वारा, और इसमें उसकी मदद किसने की थी, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डोन ने, है ना। और मॉरिशस पर भी फ्रांसीसियों का अधिकार था। ये हमने आपको जब फ्रांसीसियों की भारत आगमन में डिस्कस किया है वहाँ पर ढंग से कि किस ईस्वी में, 1721 ईस्वी में आप देखेंगे मॉरिशस पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाता है। तो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्डोन ने डुप्ले की मदद की थी और इसकी मदद से ही इन्होंने क्या किया, मद्रास को जीत लिया। जब मद्रास और फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया तो अंग्रेज जो है फिर सहायता के लिए किसके पास गए, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन के पास गए, ठीक। और इन्होंने डुप्ले के विरुद्ध इनसे मदद मांगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अनवरुद्दीन ने मदद भी की अंग्रेज़ों की। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ वह एक तरफ तो फ्रांस की सेना थी और दूसरी तरफ अंग्रेज और कर्नाटक के संयुक्त सेना थी, है ना, मतलब कर्नाटक के नवाब की सेना थी और अंग्रेज भी थे, ठीक। तो इसलिए कभी हालांकि मुख्यतः तो फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में है, लेकिन इस बात को भी आप याद रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। और इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना क्या रही, विजयी रही, मतलब इस युद्ध में फ्रांसीसी सेना का विजय हुआ। कुल मिलाकर के मद्रास पर से फ्रांस ने अपना अधिकार नहीं हटाया। लेकिन जैसे ही यह जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था यह समाप्त हुआ और यूरोप में एक संधि हुई, एक्स-ला-चैपल की संधि 1748 ईस्वी में, वैसे ही ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा भारत में भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई, ठीक। और संधि के परिणाम स्वरूप जो भारत में हुआ कि मद्रास जो है अंग्रेज़ों को वापस मिल गया, ठीक। मद्रास क्या हुआ, अंग्रेज़ों को वापस मिल गया और फ्रांसीसियों को क्या मिला, तो लुईबर्ग एक जगह थी अमेरिका में। अब देखिए अमेरिकी महाद्वीप में भी अब इनके बीच में क्या था, संघर्ष चल रहा था। तो जब संधि हुई तो यहाँ तो इन्होंने क्या किया, मद्रास अंग्रेज़ों को दे दिया, लेकिन वहाँ पर लुईबर्ग जो था, जो अंग्रेज़ों के कब्जे में था, वो फ्रांसीसियों को मिला। तो संधि के परिणाम स्वरूप ये हुआ था, ठीक। इसी शर्त पर संधि हुई थी, एक्स-ला-चैपल की संधि। ये तो जो प्रमुख चीज़ें थी। अब इसके बाद देखिए अगर हम इस युद्ध के परिणामों की चर्चा करें तो इसमें ना तो
फ्रांसीसियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना तो अंग्रेज़ों को, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ जो उजागर हुई, भारत की राजनीति भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन एक जो मैसेज गया इस युद्ध से वो ये गया कि यदि कोई भी विदेशी सेना जो पूर्ण रूप से क्या है, यूरोपीय सेना आप उसे कह सकते हैं, यदि वो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और सुव्यवस्थित है तो वह किसी भी भारतीय नरेश को हरा सकती है। ये मैसेज गया यूरोप में कि यदि कोई भी, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर जो फ्रांस की सेना है वो बहुत छोटी सी सेना थी जिसने कर्नाटक के नवाब को इस युद्ध में हराया, ठीक। लेकिन यह क्या थी, प्रशिक्षित थी और सुव्यवस्थित सेना थी, है ना। और इसमें अगर देखा जाए तो फ्रांसीसियों का जो तोप खाना है, यानी कि तोप का जो इस्तेमाल फ्रांसीसियों द्वारा किया गया जितना सुव्यवस्थित तरीके से, वह इस युद्ध में इनके विजय का प्रमुख कारण बना। तो इस प्रकार से फ्रांसीसियों की इसमें विजय हुई और भारतीय नरेशों की कमी उजागर हुई, ठीक। तो ये रहा आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध की। आइए दूसरे कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं। और दूसरे कर्नाटक युद्ध में अगर आप देखें तो इसकी पृष्ठभूमि और कारण सब भारत में ही है और इसकी संधि भी भारत में ही होगी, है ना। तो दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है पूर्ण रूप से भारतीय परिस्थितियों पर ही आधारित है। अगर हम बात करें इस युद्ध के टाइम पीरियड की तो 1749 में युद्ध प्रारंभ होता है अंबर के युद्ध के साथ और 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त होता है। आइए हम देखते हैं, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था इसकी पृष्ठभूमि भारतीय परिस्थितियों ने ही तैयार की थी, ठीक। 1748 ईस्वी में जो हैदराबाद एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जिसके संस्थापक निजाम उल मुल्क हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के पश्चात इनके पुत्र नासिर जंग और पौत्र मुजफ्फर जंग में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक। नासिर जंग अंग्रेजों के पास जाता है सहायता के लिए और मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों के पास, यानी कि डुप्ले के पास, है ना। यानी कि एक तरफ से फ्रांसीसी सेना मुजफ्फर जंग की सहायता करती है और अंग्रेज जो है नासिर जंग की सहायता करते हैं। इसी तरीके से हैदराबाद के बगल में देखिए क्या है, कर्नाटक है। और कर्नाटक में जैसा कि अभी हमने पहले देखा था कि अनवरुद्दीन वहाँ पर कर्नाटक के क्या है, नवाब के रूप में है। लेकिन एक घटना घटित हुई, चंदा साहब जो कि मराठों की कैद में है तो मराठे उनको क्या करते हैं, रिहा कर देते हैं। तो मराठा कैद से मुक्त होने के बाद चंदा साहब सत्ता के लिए कर्नाटक पर, भाई अब हमें आगे सत्ता खाली करोगे, पहले यहीं थे, है ना। तो इनके बीच में भी क्या होता है, अनवरुद्दीन और चंदा साहब में संघर्ष शुरू हो जाता है। पुनः अनवरुद्दीन का साथ अंग्रेज देते हैं और चंदा साहब का साथ फ्रांसीसी देते हैं, ठीक। इसी क्रम में आप 1749 ईस्वी में अनवरुद्दीन और चंदा साहब जिनको अनवरुद्दीन को किसका सहयोग प्राप्त है, अंग्रेजों का, और चंदा साहब को फ्रांसीसी सेना का सहयोग प्राप्त है, ठीक। तो इनके बीच में युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम क्या है, अंबर का युद्ध। इस अंबर के युद्ध में अनवरुद्दीन मारा जाता है, यानी कि अंग्रेज वाले पक्ष की क्या होती है, हार होती है और फ्रांसीसियों की विजय होती है, ठीक। 1750 ईस्वी में हैदराबाद के जंग में नासिर जंग मारा जाता है, यानी पुनः यहाँ पर अंग्रेज क्या होंगे, हारेंगे और फ्रांसीसियों को लीड मिलेगी, मुजफ्फर जंग नवाब बनेगा, ठीक। तो ये पहली पृष्ठभूमि है। देखिए कंपटीटर यही है पीछे से, लेकिन आगे युद्ध इनमें हो रहा है ना। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि जब अनवरुद्दीन मारे गए और नासिर जंग मारे गए तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब बन जाएगा और चंदा साहब जो है कर्नाटक के नवाब बन जाएंगे। और इन दोनों लोगों के विजय के बाद प्रसन्न होकर के डुप्ले को क्या करेंगे, तो मसूलीपट्टनम, जिसका वर्तमान नाम क्या है, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी जिसको हम क्या कहते हैं, पुद्दुचेरी, ये दोनों क्षेत्र किसको दे दिया गया, डुप्ले को दे दिया गया, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि मसूलीपट्टनम पुडुचेरी के साथ साथ कृष्णा नदी से लेकर पूरा दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र का गवर्नर डुप्ले को बना दिया जाता है। किसके द्वारा, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग के द्वारा, है ना। क्योंकि इन दोनों लोगों की विजय में डुप्ले यानी कि फ्रांसीसी सेना का हाथ रहता है और फ्रांसीसी सेना का सेनापति उस समय कौन रहता है, डुप्ले रहता है। यानी अब डुप्ले क्या है, एक फ्रांसीसी गवर्नर है भारत में कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का। फिर आगे चल करके मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है और मुजफ्फर जंग की मृत्यु के बाद सलाबत जंग जो है पुत्र है मुजफ्फर जंग का, यह गद्दी पर बैठता है और यह भी अंग्रेजों से अपनी सुरक्षा के लिए और डुप्ले को प्रसन्न करने के लिए मुस्तफानगर, चीरकाल, राजमुंद्री और एल्लोर का क्षेत्र दे देता है, डुप्ले को गिफ्ट कर देता है, ठीक।
इस तरीके से फ्रांसीसी दक्षिण भारत में एकदम मजबूत होते चले जाते हैं और डुप्ले के द्वारा बुक्सी के नेतृत्व में दक्षिण में एक सैन्य शक्ति का गठन कर दिया जाता है। मतलब पूरा दक्षिण में एक तरीके से इनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है। आगे चल करके तंजौर के सेनापति के द्वारा चंदा साहब की हत्या कर दी जाती है और दक्षिण भारत में ही एक स्थान है तिरुचिरापल्ली, जहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार है। और इस समय अंग्रेज़ों मतलब ब्रिटिश से एक क्लर्क के रूप में बहुत ही कूटनीतिक और राजनीतिक व्यक्ति, जिसका भारतीय इतिहास में बहुत ज़्यादा जिक्र है, क्लाइव भारत आता है और तिरुचिरापल्ली पर से दबाव, चूँकि उस पर दबाव हमेशा बना रहता है, पूरे दक्षिण भारत में लगभग फ्रांस का अधिकार हो गया है। तिरुचिरापल्ली ही जहाँ पर अंग्रेज़ क्या है बचे हुए थे, तो तिरुचिरापल्ली पर से दबाव को कम करने के लिए, उस पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, फ्रांसीसियों का ध्यान हटाने के लिए अर्काट के किले पर क्लाइव क्या करता है, अपना घेराबंदी प्रारंभ कर देता है। जब अर्काट के किले पर क्लाइव घेराबंदी करता है तो तिरुचिरापल्ली पर फ्रांसीसी आक्रमण कर देते हैं। क्योंकि एक ही साथ दो मोर्चों पर लड़ाई होने के कारण फ्रांसीसी इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, परास्त हो जाते हैं। मतलब तिरुचिरापल्ली पर जब फ्रांसीसी आक्रमण करने जाते हैं तो यहाँ इनको पराजय का सामना करना पड़ता है। इसी समय एक और घटना घटित होती है, क्योंकि आप जानते हैं फ्रांसीसी कंपनी जो थी वह पूर्ण रूप से एक सरकारी कंपनी है ना। लुई 14वें के मंत्री कोलबार्ट के प्रयासों से एक कंपनी स्टेब्लिश हुई रहती है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो फ्रांसीसी सरकार के द्वारा युद्ध में अधिक खर्चे का हवाला देते हुए कि भारत में युद्ध अभियान में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है और गोडे हियो को फ्रांसीसी गवर्नर बनाकर भारत भेजा जाता है कि आप जाकर पुनः वहाँ पर क्या करें, शांति को स्थापित कीजिए। और गोडे हियो जो फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में भारत आता है, इसके प्रयासों से 1754 ईस्वी में पांडिचेरी की संधि होती है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, और इसी के साथ द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, इस चीज़ों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, है ना। ठीक, और युद्ध भले ही ये लड़ रहे हैं लेकिन पीछे से कौन है, फ्रांसीसी। एक प्रश्न ये पूछा गया आपके एग्जाम में कि अंबर के युद्ध का संबंध किस युद्ध से है, कर्नाटक प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो अंबर का युद्ध जो 1749 ईस्वी में लड़ा गया, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया था, चंदा साहब अनवरुद्दीन के बीच में, जिसमें एक तरफ अंग्रेज थे अनवरुद्दीन की तरफ और चंदा साहब की तरफ फ्रांसीसी थे, यह युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध से क्या है, संबंधित है। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांडिचेरी की संधि भी इस युद्ध से संबंधित है। डुप्ले को किस युद्ध के दौरान या किस संघर्ष के दौरान वापस बुलाया गया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही वापस बुलाया गया। उसके स्थान पर कौन आया, गोडे हियो आया, और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पांडिचेरी की संधि हुई। इस संधि में आप देखेंगे कि फ्रांस और अंग्रेज यानी कि फ्रांस और ब्रिटिश दोनों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। ठीक, फ्रांस और ब्रिटिश दोनों को अपने अपने क्षेत्र जो थे उनको वापस कर दिया गया। मतलब तिरुचिरापल्ली को उधर खाली कर दिया गया फ्रांसीसियों के द्वारा, और अर्काट को अंग्रेजों ने अर्काट किले पर से अपना घेराबंदी समाप्त कर लिया, यानी कि जो पहले की स्थिति थी उस पर जो है। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज़ ये हुई कि एक और चीज़ हुआ कि अब भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े में, क्योंकि ये देखिए क्या है, भारतीय राजाओं का आपसी झगड़ा था। ठीक, भारतीय राजाओं के आपसी झगड़े में अब ये दोनों कंपनियां अंग्रेज और फ्रांसीसी जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यह पांडिचेरी की संधि में तय किया गया। और इस तरीके से ये दूसरा जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या हो गया, आपका समाप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। हालांकि जितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हीं की चर्चा हमने की है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार पुनः आप देखेंगे भारत में फ्रांस और अंग्रेज एक दूसरे के सामने होंगे, और इस बार युद्ध का जो कारण होगा यह भारत में न होकर के यूरोप में होगा। ठीक, यूरोप में होता क्या है कि 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, जिसको हम लोग विश्व इतिहास में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का साथ फ्रांस ने दिया और प्रूसिया का साथ इंग्लैंड ने दिया, और इसी युद्ध का जो विस्तार था वह भारत में तृतीय कर्नाटक युद्ध के रूप में दिखलाई पड़ता है। ठीक, तो युद्ध की पृष्ठभूमि में आप यही जानिए, सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रूसिया के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया की तरफ से फ्रांस और प्रूसिया की तरफ से इंग्लैंड था, तो इन दोनों के बीच में भी एक संघर्ष वहाँ पर था ही। उसी संघर्ष का विस्तार भारत में भी दिखलाई पड़ता है, और यह 1758 से लेकर 1763 ईस्वी में 1763 ईस्वी तक चलता है। ठीक, इसमें आप देखेंगे अगर तत्कालिक कारण की हम बात करें तो फ्रांस की सरकार के द्वारा एक व्यक्ति है काउंट डी लाली, है ना, इसको भारत में जितनी भी फ्रांस का क्षेत्र है, भारत में जितना भी फ्रांसीसी क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर सभी सैनिक और असैनिक अधिकार इसको दे दिए जाते हैं,
और यही जो होता है इस युद्ध का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि काउंट डिलाली एक बहुत ही आक्रामक व्यक्ति है। वो बहुत तेज़ी से अपने साम्राज्य का यानी कि भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, जो उल्टा उसके लिए यानी फ्रांसीसी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होता है। आगे देखेंगे 1758 ईस्वी में लाली जो है यह फोर्ट सेंट डेविड पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। तंजौर पर भी वह आक्रमण करता है लेकिन वहाँ सफल हो नहीं रहता। ठीक, इसके बाद अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए हैदराबाद में जो डुप्ले के द्वारा सैन्य व्यवस्था की गई थी और बुस्सी को वहाँ पर दक्षिण भारत में पूरा बैठाया गया था हैदराबाद में, तो यह हैदराबाद से बुस्सी को वापस बुला लेता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि यह काउंट डिलाली की सबसे बड़ी रणनीतिक भूल होती है, जो कहीं न कहीं भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की समाप्ति का एक प्रमुख कारण बनती है। आगे चल कर देखेंगे इसको हम। तो इसने क्या किया, हैदराबाद से बुस्सी को वापस बुला लिया। ठीक, दूसरी तरफ अंग्रेज धीरे धीरे अपने शक्ति को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर एक एडमिरल हैं नेवल सेना के जो है पोकाक, इनके नेतृत्व में यह फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार हराते हैं। ठीक, 3 बार ये मात देते हैं और बंगाल में क्लाइव और वाटसन यह चंद्रनगर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे अभी हम जब इसके बाद बंगाल विजय की बात करेंगे तो वहाँ पे सिराजुद्दौला की बात करेंगे। और इस समय सिराजुद्दौला चंद्रनगर पे जब अंग्रेज कब्जा ले लेते हैं तो सिराजुद्दौला फ्रांसीसी कंपनी के पास मदद के लिए जाता है और फ्रांसीसियों द्वारा सिराज की मदद नहीं की जाती, क्योंकि इसके पहले संधि में मतलब इनके बीच में एक एग्रीमेंट था, उसी के तहत यह भी फ्रांसीसी साम्राज्य के पतन का एक कारण बनता है ना। तो क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि बंगाल में कहीं न कहीं अंग्रेज मजबूत हो रहे हैं और अपने धन का यानी आर्थिक जो संसाधन है उनका उपयोग दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आप देखेंगे 1760 ईस्वी में एक अंग्रेजी सेना नायक है सर आयर कूट, इसके नेतृत्व में एक प्रमुख युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध। 22 जनवरी सन 1760 ईस्वी को वांडीवास का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक, जिसमें फ्रांसीसियों की क्या होती है, हार होती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वांडीवास का युद्ध किस युद्ध से संबंधित है, तो कर्नाटक तृतीय युद्ध से या तृतीय कर्नाटक युद्ध से, है ना। वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 को लड़ा गया। किसके बीच में, अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच में लड़ा गया, भारत में लड़ा गया। अंग्रेजी सेना नायक सर आयरकूट हैं और यदि हम फ्रांसीसी की बात करें तो यहाँ से बुस्सी सेनापति के रूप में, यानी फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन करता है, बुस्सी करता है। फ्रांसीसियों की हार होती है और बुस्सी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी, माहे एवं जिंजी ये सब फ्रांसीसी कंपनी के क्षेत्र थे जिस पर अंग्रेजों का आधिपत्य होता चला जाता है। अंततः फ्रांसीसी सरकार के हस्तक्षेप से युद्ध का अंत होता है और एक संधि होती है, इसे पेरिस की संधि कहा जाता है। फ्रांस की वर्तमान राजधानी पेरिस है और पेरिस में 1763 में एक संधि होती है जिससे भारत में फ्रांस और इंग्लैंड का यह संघर्ष क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, इस संधि के तहत ही यह तय किया जाता है कि अंग्रेजों ने जितने भी फ्रांसीसी इलाकों को भारत में जीता उसको वापस लौटा देंगे, लेकिन दूसरी शर्त यह भी है कि अब फ्रांसीसी जो फैक्ट्रियां हैं वह अपने फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं करेंगी, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अब वह सेना नहीं रख पाएंगी। ठीक, और जिस साम्राज्य की नींव डुप्ले यहाँ रखता है, पेरिस की संधि से वह नींव क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उस नींव को उखाड़ फेंक दिया जाता है और आप देखेंगे जब आप सेना ही नहीं रख सकते तो अब फ्रांसीसी सिर्फ और सिर्फ व्यापार तक सीमित रह जाएंगे। और यह निर्धारित कर दिया जाता है इस संधि के अनुसार कि भारत में यदि साम्राज्य शक्ति के रूप में कोई बढ़ा सकता है, कोई यूरोपीय, तो वह सिर्फ अंग्रेज बढ़ा सकते हैं। और यहीं से ये जो चतुर्भुजी संघर्ष था जिसमें पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी थे, उसमें अंततः अंग्रेज़ों की विजय होती है और पेरिस की संधि के साथ ही यह संघर्ष क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखिए आपको एक एक चीज़ों की चर्चा की है। एग्जाम में प्रश्न कर्नाटक युद्ध से बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से। एक बार मैचिंग के लिए प्रश्न दिया, एक बार ये दिया है कर्नाटक युद्ध से संबंधित कौन कौन से तथ्य, उसमें तीनों युद्ध की चर्चा की गई थी। काउंट डिलाली को लेकर प्रश्न पूछा गया है, आयरकूट को लेकर प्रश्न पूछा गया है, वांडीवास युद्ध का डेट तक पूछा गया आपके एग्जाम में, बुस्सी किसका सेना नायक था, ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक बार आप ढंग से पढ़िए, नोट्स बनाइए। नेक्स्ट में अब हम देखेंगे, चूँकि जब चतुर्भुजी संघर्ष में अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है तो अब अंग्रेज़ों के सामने चुनौती छोटे छोटे भारतीय
जो नरेश हैं, जो राज्य हैं, क्योंकि 18वीं सदी तक आप देख चुके हैं कि मुग़ल शक्ति जो है वो एकदम क्षीण होती चली जाती है। तो अब धीरे धीरे अंग्रेज जो है एक एक भारतीय राजाओं को हराना शुरू करेंगे। सबसे पहले इस क्रम में बंगाल, फिर मैसूर के बाद आप देखेंगे मराठा और सिख, और इस तरीके से 1857 आते आते लगभग पूरे भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे अंग्रेज़ों की बंगाल विजय के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको थोड़ा सा पहले जो पहला हमारा टॉपिक था नवीन स्वायत्त राज्य, वहाँ पर चर्चा की थी। तो इस तरीके से आप टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। थैंक यू।